नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन सेशन में। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतरी से इतिहास दर्शन है उसको हृदयंगम आप कर रहे हैं। और एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट जो कि प्रचारित किया गया है नहीं, उसको हम आसानी के साथ में पढ़ेंगे विद पिक्चर्स, विद डायग्राम्स, है ना। हालांकि ए.एल. राउज ने बताया था कि इतिहास में ग्राफ, स्टैटिक्स, आंकड़े, मैप ये जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके कारण इतिहास का मूल भाव या उसकी आत्मा जो है उस वो कचोटती है ना। उसकी जो ब्यूटी है इतिहास की वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो भी हो, हम उतना ही करेंगे जितना इतिहास की खूबसूरती बनी रहेगी। तो हम ए.एल. राउज की उस बात का भी सम्मान करेंगे। इसीलिए मुझे कई बार कई बच्चे कहते हैं कि आप यहाँ पे मैप यूज़ क्यों नहीं करते, आप वहाँ पे झील क्यों नहीं दिखाते, पर्वत क्यों नहीं दिखाते। तो मेरा उनको यही जवाब है कि हमें इतिहास दर्शन में ए.एल. राउज को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टैटिकल आंकड़े, ग्राफ, डेटा और मैपिंग करके इतिहास की मौलिक भावना है उसको हम समाप्त नहीं करें, उसकी खूबसूरती है उसको समाप्त नहीं करें। क्योंकि इतिहास बेसिकली मानव के विचारों का इतिहास होता है। यानी ह्यूमन कोई भी इवेंट्स हम करते हैं, चाहे हमारा युद्ध हो, शांति हो, कोई अचीवमेंट शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब व्हाटएवर जो भी हो, मानव की जो भी उपलब्धियां हैं अतीत में जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब हमारे विचार या आइडियाज़ की द्वारा इंस्पायर हुई हैं। उन सब के पीछे मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क ने जो चीज़ सोचा उसी सोच को फिर उन्होंने एग्जीक्यूट किया था अपनी मेटरलिस्टिक अप्रोच के अंदर। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है। एनीवेज, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इतिहास का अर्थ और परिभाषा में इतिहास के अर्थ को हमने मोस्टली देख लिया है। केवल छोटी सी दो बातें बची हैं जिनको मेंशन करके, और फिर हम उसके बाद हम इसकी परिभाषा है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था उसको मैं मोटे मोटे तौर पे आपको रिकेप कर देता हूँ। हमने देखा था कि इतिहास जो है उसके फादर हेरोडोट्स हैं, और हेरोडोट्स ने अतीत की घटनाओं के आधार पे वर्तमान के लोगों को शिक्षित करते हुए और भविष्य के लोगों हेतु जो मार्गदर्शन के लिए इतिहास लिखा था। लेकिन उनका इतिहास जो है वो कथात्मक रूप में था। उसमें उन्होंने जैसे एक कहानी प्रेजेंट करते हैं उस टाइप में था। उसमें थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच कम थी जो थ्यूसिडाइडिस ने अपनी बुक जो थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार जो है उसके अंदर रखी थी। इसलिए वास्तविक इतिहासकार या वैज्ञानिक इतिहासकार रियल मीनिंग में हम थ्यूसिडाइडिस को मानते हैं, जबकि इतिहास का जनक वैसे हेरोडोट्स है। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो है वो उतना इंटेलेक्चुअल या प्रबोधक नहीं था जितना वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला जितना कि थ्यूसिडाइडिस का था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इतिहास जो है वो यूनानी भाषा के शब्द से बना है, हिस्टीरिया से। और उससे उसके बाद में हमने देखा कि हिस्टो हिस्टोरे जो था, हिस्टोरे का मतलब इतिहासकार होता है। वह जो ज्ञान रखता है वो वाद विवाद करता है और विभिन्न चीज़ों पे निर्णय करता है, उसको हम इतिहासकार कहते हैं। और इसके अलावा हिस्टोरिया जो आपका वर्ड था उससे आपकी हिस्ट्री बनी है इंग्लिश में, और उसी से उसने हिस्टोरिका लिखी थी। तो हिस्टोरिया बेसिकली यूनानी वर्ड है और हिस्टोरे भी यूनानी वर्ड है। इसीलिए चूंकि ये वर्ड सबसे पहले यूज हेरोडोट्स ने किया था, इसलिए उसको इतिहास का जनक कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो है 1390 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लिश वर्जन में हिस्ट्री शब्द काम में लिया गया था, यानी 14वीं सदी में। और वहाँ इसे कथाओं का वृतांत जो है, गाथाओं का वृतांत उस रूप में काम में लिया गया था। गाथा गाथा के रूप में काम में लिया गया इतिहास का अर्थ, और उसके बाद में इसे वृतांत के रूप में काम में लिया गया था जो अगली सदी में, नेक्स्ट में, यानी 15वीं सदी में। और उसके बाद हमने देखा था कि 16वीं सदी में जो है जो हिस्ट्री का जो स्कॉलर था उसको इतिहासकार कहा गया था। ये मोटी मोटी बातें थी। इतिहास क्यों पढ़ते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा वर्तमान जो है वो बोझिल होता है, भार स्वरूप होता है और भविष्य अंधकार में दिखता है, तो हमें अतीत का सहारा मिलता है, इसलिए हम अतीत पढ़ते हैं। 100 उदाहरण मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि बेसिकली इतिहासकार जो होता है वो अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु का निर्माण करता है, ब्रिज का निर्माण करता है। और ये ब्रिज इसलिए किया जाता है ताकि उस ब्रिज के माध्यम से अतीत की घटनाओं के उद्धरणों को वह आपके सामने रख सके और आप उनका भली प्रकार से अवलोकन कर सके। अतीत की यात्रा वो आपको इस ब्रिज के माध्यम से करवाता है। उपयोगी चीज़ों को वो अपनी पसंद के अनुसार और युग की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार लाता है, फिर आपको प्रस्तुत करता है, आपको रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाता है, और उससे आपका वर्तमान जो है वो सुरक्षित होता है और आपका भविष्य सुखद होता है। ये इतिहास के पढ़ने का विजन है।
और इतिहासकार इस काम में उस सेतु के ऊपर एक प्रकाश स्तंभ के तौर पे रिवॉल्विंग या चक्रीय रूप में घूमता रहता है। यानी वो आपको समय समय पे जो भी आपके एस्पिरेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके जो अतीत के तथ्य हैं उनको वो व्याख्या देके और सुरुचिपूर्ण तरीके से आपको प्रस्तुत करता है। ठीक है ना? तो ये इतिहासकार का काम होता है। यानी ऐसे मानो कि जो अतीत का तथ्य होता है वो गुठली होता है, आम की गुठली होता है, और उसके ऊपर जो गूदा होता है वो वो क्या होता है? व्याख्या होता है। तो तथ्य की व्याख्या होती है तभी वो पाठक के लिए पढ़ने योग्य बनती है। और इस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे तथ्य और व्याख्या का क्या संबंध है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप समझिए, तथ्य का मतलब एक इन्फॉर्मेशन होती है जो जो आपके पास्ट से होती है, और उसी को एक्सप्लेन करके इतिहासकार आपको प्रेजेंट करता है, जिससे कि आप उस तथ्य को बोरिंग वे के अंदर ना करें, बल्कि उसको आप बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से या बढ़िया ढंग से पढ़ सकें। ये इतिहासकार का विजन होता है। एनीवेज, कल हमने देखा था कि आर पापर ने बताया था कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसके खिलाफ हमने देखा था डिल्थे ने, और आपके जो गार्डनर थे उन्होंने, और इसके अलावा जॉन डेवी ने, इन सब ने काफ़ी कुछ बताया था। और जॉन डेवी ने कहा था कि बेसिकली हम जिस अतीत का अध्ययन करते हैं, उस अतीत का अध्ययन हम अतीत के ऊपर निष्ठा वशीभूत नहीं करते हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि वर्तमान जो है उसके लिए वो उपयोगी रहे, और भविष्य जो है उसके लिए उसका मार्गदर्शन मिले। ठीक है ना? इसके लिए हम उसका स्टडी करते हैं। परिभाषा मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से लिखाई हुई है इसकी। यानी हमारी अतीत के प्रति निष्ठा अतीत को जानने के लिए नहीं होती है, बल्कि सुरक्षित वर्तमान और सुखद भविष्य के लिए होती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ये डीवी का स्टेटमेंट था, और वो हमें वर्तमान में ट्रेंड करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। एनीवेज, इसके अलावा भी हमने और भी चीज़ें देखी थी। कल मैंने लास्ट इसमें जो वाक्य बोला था वो कॉलिंगवुड का था, और कॉलिंगवुड ने ये कहा था, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री नामक बुक में उन्होंने ये बात बताई थी कि बेसिकली हमारा जो अतीत होता है वो इतिहासकार के मस्तिष्क में एक जीवित अतीत होता है, कोई मृत अतीत नहीं होता है। मृत अतीत का मतलब ऐसा होता है, देखो, कॉलिंगवुड वो व्यक्ति है जिसने ये बात कही थी कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, अर्थात समस्त इतिहास विचार प्रधान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बेसिकली कोई भी घटना जो अतीत में होती है, उस घटना के पीछे मानव का मस्तिष्क होता है, और मानव के मस्तिष्क से आइडियाज निकलते हैं, विचार। यानी कोई भी घटना परफॉर्म होती है, कोई भी उपलब्धि हमारी संपन्न होती है, तो उसके पीछे हमारा आइडिया होता है, हमारा विचार होता है। इसलिए बेसिकली इतिहास जो है वो अतीत के विचार या अनुभव का पुनर्विधान है। इसका मतलब जैसे आपके हेनरी पिरेन ने भी यही बात कही थी कि अतीत में जो हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, अ, उनके अनुभवों का इतिहास है, एक तरीके से उनके अनुभवों का अध्ययन जो है वो इतिहास है। तो कॉलिंगवुड की ये जो बात थी, ये उन्होंने जो बात कही थी उसको मैं पहले नरेट कर देता हूँ, उसके बाद में आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल जो आप आगे चल रहे थे, इतिहास का अर्थ, उसकी आगे की, जैसे आपने डिल्थे देखा, और उसके बाद में आपने गार्डनर देखा, उसके बाद आपने वीको देखा, है ना, उसके बाद जॉन डीवी देखा। इतने जो हैं उनका डिस्कशन हम कर चुके हैं, जो अर्थ देने वाली जो बातें हैं उसके अंदर। तो डिल्थे को देख लिया हमने, और इसके अलावा हमने वीको को देख लिया, वीको ने क्या कहा था, और फिर गार्डनर ने क्या कहा यह भी हमने देख लिया था, और जॉन डीवी ने क्या कहा था यह भी हमने देख लिया था। अब इससे आगे हम जिस व्यक्ति को डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड वो व्यक्ति है जिसने पुस्तक लिखी थी आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। आइडिया ऑफ हिस्ट्री के नाम से इनकी बुक है। जॉन डीवी, ये हो गए हमारे 4।
कॉलिंगवुड ने आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये इसकी बुक है। क्या कहा? इतिहासकार के मस्तिष्क में जो अतीत होता है वह मृत अतीत नहीं होता है, अपितु सजीव अतीत होता है। क्या क्यों कह रहा है? देखो ऐसा है कि कोई भी घटना जो है वो पास्ट में हो रही है। यहाँ पे पास्ट में क्या हो रही है आपकी? घटना हो रही है। इस घटना के पीछे कौन है? ये घटना घटित करने वाला व्यक्ति कौन है? मनुष्य। यानी मनुष्य की कोई भी उपलब्धि है, चाहे लड़ाई में हो, चाहे शांति में हो, शिक्षा में हो, संस्कृति में हो, किसी भी जगह हो, तो इसको, इस इवेंट को परफॉर्म कौन कर रहा है? मनुष्य। अब मनुष्य में क्या होती है? बुद्धि। और बुद्धि में क्या आते हैं? विचार, आइडिया। आइडिया, तभी तो इसने लिखा आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो मनुष्य की बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार ही एक्चुअली किसको परफॉर्म कर रहे हैं? इस घटना को या कार्य को। इस घटना या कार्य को परफॉर्म कौन कर रहा है? विचार कर रहा है। ओके। अब इतिहासकार कहां पे है? यहां है। तो ये घटना या कार्य को परफॉर्म करने वाला कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति में बुद्धि, बुद्धि में आइडिया आते हैं, विचार आते हैं। इसलिए इतिहासकार जब भी इतिहास बनाएगा ना, तो वो घटनाओं के बजाय इसके पीछे के विचारों को जानेगा। यानी कॉलिंगवुड ने एक बात कही थी कि समस्त इतिहास विचारधारा का इतिहास है, अर्थात समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। तो विचारों का इतिहास है, इसका मतलब यहां से जो भी आदमी ने काम किया है, उसका आइडिया क्या था, उसका विचार क्या था, उसको जान के और अतीत की घटनाओं के अंतःस्थल में हम जा सकते हैं। इसलिए उसने कहा था कि समस्त अतीत विचारधारा का इतिहास है। और इसीलिए उसने कहा कि इतिहासकार के मस्तिष्क में, मतलब इसके मस्तिष्क में जो अतीत होता है वह होता है मृत अतीत नहीं होता है, अपितु सजीव अतीत होता है। सजीव अतीत इसलिए होता है क्योंकि इसमें से आइडिया है, उसको वो ले रहा है, आइडिया। और आइडिया जो है कभी मरता नहीं है। हम कहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका विचार कभी नहीं मरता है। हम बोलते हैं मनुष्य मरता है लेकिन मनुष्यत्व नहीं मरता है। हम कहते हैं इंसान मरता है लेकिन इंसानियत नहीं मरती है। तो इंसानियत आइडिया है, एक विचार है, एक जनरलाइज है। तो आइडिया कभी किसी के मरते नहीं है। इसलिए इतिहासकार अतीत में से उन्हीं आइडियाज को लेता है जो वर्तमान के उपयोगी हों, और अपने मस्तिष्क के अंदर उन आइडियाज को जो अतीत के हैं रिकंस्ट्रक्ट करता है, और फिर हमें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो आइडिया जो है वो क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है, और वो आइडिया कभी मरता नहीं है, वो एक तरीके से सजीव है, वो निर्जीव नहीं है। ये बात इसने कही थी। तो इसने कहा कि चूंकि हम अतीत एक्चुअली उस रूप में नहीं देख सकते हैं जैसा घटित हुआ। जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल किसी को, जैसे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो था, उसको गोली मार दी थी किसी लोगों ने। तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को गोली मारी, उस घटना को आप कभी नहीं देख सकते, लेकिन उस गोली के पीछे क्या आइडिया था, उस आइडिया को जान के और उस आइडिया को आप यहाँ पर ऐतिहासिक विचार बना सकते हो। यानी अपने दिमाग में आप उसको ले सकते हो और उसी आइडिया के बेस पर आप हिस्ट्री लिख सकते हो। तो आइडिया जो यहाँ अतीत में था वही आइडिया वर्तमान में है, वही आइडिया आगे तक चलेगा। इसलिए कभी भी हमारा अतीत का इतिहास जो है, जो हमारे मस्तिष्क में है, वो मृत नहीं है। क्योंकि मृत तो भौतिक चीज है, वो तो मर गई है। लेकिन आइडिया अभौतिक है, वो कभी मरता नहीं है, इसलिए वो सजीव रूप में रहता है एक तरीके से। इसलिए उसने कहा कि ये आइडिया जो है वो बेसिकली सजीव अतीत का आइडिया है। तो वो अतीत हमारे अंदर या हमारे मस्तिष्क में इस आइडिया के माध्यम से पूरी तरीके से वापस से खड़ा हो जाता है एकदम से। ये इन्होंने कहा था। इसलिए इन्होंने ये कहा कि इतिहासकार के मस्तिष्क में जो अतीत होता है वो कोई मृत अतीत नहीं होता है, अपितु सजीव अतीत होता है। क्योंकि वो उसके अंदर इतिहास जो है वो आइडियाज के रूप में होता है। और आइडिया या विचार जो होते हैं वो कभी भी मरते नहीं है, उनको पुनर्जीवित करता है। कौन करता है? इतिहासकार करता है। और क्यों करता है? अपनी रुचि के हिसाब से।
इतिहासकार अपनी रुचि से इन विचारों को, कौन से विचारों को? अतीत के विचारों को, अतीत के विचारों को पुनर्जीवित करता है। समझ गए? अब रुचि कौन सी है? मान लो आप कौन सी विचारधारा के हो, कौन से देश में हो, क्या आपसे लिखवाया जा रहा है, क्या युग की या समाज की या राज्य की आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से आप जो हिस्ट्री लिखेंगे, उसके अनुसार आप अतीत के आइडियाज जो हैं, जो घटनाएं उनके पीछे के आइडिया हैं, उनको आप ले लेंगे और फिर आप उनको पुनर्जीवित कर लेंगे। तो इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार अतीत के विचारों को पुनर्जीवित करता है और ऐसे विचार ऐतिहासिक विचार कहलाते हैं। ऐतिहासिक विचार यानी अतीत में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सारी घटनाओं के पीछे विचार भी होते हैं, लेकिन सारे विचारों को इतिहासकार नहीं लेगा। इतिहासकार किसको लेगा? वो अपनी रुचि और आवश्यकता, दो चीजें इसमें मैंने कल आपको बताई थी कि ये दो चीजें प्रधान होती हैं, एक तो रुचि होती है और एक होती है आवश्यकता। इतिहासकार अतीत से उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है जो आवश्यकता व रुचि के अनुरूप हों। ये वाली बात है। तो इतिहासकार के मस्तिष्क में ये पुनर्जीवित हो जाता है क्योंकि उसके आइडिया चल रहा है, तो आइडिया अब एक सजीव व्यक्ति के दिमाग में है, जो प्राचीन काल का ही क्यों ना रहे, इसलिए वो अब मृत नहीं है बल्कि सजीव है। तो आइडिया यहाँ पे सजीव हो गया है और आइडिया ही इतिहास है, इसलिए इतिहास भी क्या है? सजीव है। ये बात इन्होंने कह दी है कॉलिंगवुड ने। बहुत जबरदस्त आदमी था ये कॉलिंगवुड, उसकी बातें हम आगे करेंगे और भी। एक बात और है जो ऑक्सफोर्ड ने की थी और इन्होंने ये बताया था, ऑक्सफोर्ड ने बताया था, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड नामक इन्होंने बुक लिखी थी। ऑक्सफोर्ड ने एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड नामक पुस्तक में लिखा। क्या लिखा? इसने लिखा, इतिहासकार जिसे अनुभव करता है वही इतिहास है और उसको दूसरा कोई व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता है। यानी इतिहासकार जिसका एक्सपीरियंस करेगा वही इतिहास है और इतिहासकार के अलावा कोई अन्य उसकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ठीक है? इतिहास इतिहासकार का अनुभव है जिसकी अनुभूति कोई और नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि और करेगा तो वो दूसरा होगा। कोई पर्टिकुलर इतिहासकार की बात है कि जैसे मान लो आपने कोई इतिहास लिखा है, आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं और आपने उत्पादन के साधन जो हैं, आजीविका के साधन हैं, उनके आधार पे समाज के विकास को और समाज के पारस्परिक जो जो वर्ग हैं उनके आपसी संघर्ष को डिस्कस किया है। तो उसमें आपने अपने फैक्ट्स लिए हैं जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपके जहन में या आपके मस्तिष्क में आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने जो चीज़ें अपनी पसंद से चूज की हैं उसको दूसरा नहीं कर सकता है क्योंकि दूसरे की दूसरी पसंद होगी। इसलिए ये बात कही गई है कि इतिहासकार का व्यक्तिगत अनुभव है एक तरीके से, क्योंकि उसने अपनी पसंद से अपना तथ्य चुना है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है, किसके लिए वो लिख रहा है, उसी के हिसाब से वो अपना मटेरियल लेगा। यानी अगर हम ये कहें कि
किसी समय एक बात है E.H. कार ने कही थी कि इतिहासकार एक मछुआरे की तरह है जो किसी बर्तन पे पड़ी हुई मछलियां जो होती हैं, जाल पे पड़ी हुई मछलियों में से उन्हीं मछलियों को चूज करता है जो मछुआरे के काम की होती हैं। तो मछुआरा बराबर इतिहासकार, मछली बराबर तथ्य। तो कहने का मतलब इतिहासकार कोई भी चीजें जो कलेक्ट करता है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग करता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करता है। तो उसकी जो क्या रुचि है, क्या समाज की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको लेके वो व्याख्या करेगा, सबकी व्याख्या नहीं करेगा। दूसरा व्यक्ति दूसरी चीजें लेके व्याख्या कर सकता है। इसलिए जो मैंने किया है वो मेरा अनुभव है और इसकी अनुभूति कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं ही इसकी एक्सप्लेनेशन भली प्रकार से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो किस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको चूज किया है। मान लो कि कोई औरंगजेब का विरोधी है, तो वो औरंगजेब के विरोधी तथ्यों को जुटा के और उसकी अनुभूति करते हुए उसको नरेट करेगा। और कोई औरंगजेब का पक्षधर है तो औरंगजेब को वो धार्मिक कट्टरता से बचा के और एक मिनिमम मार्ग पर ले जाता हुआ नजर आएगा। तो खैर ये बात है एक्चुअली। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है और उसकी अनुभूति कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पसंद जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगी और उसी हिसाब से वो तथ्य की व्याख्या करके प्रेजेंट करेगा। ये ऑक्सफोर्ड ने एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड में बताया था। तो ये अपने को देखना है। परिभाषाएं थोड़ी सी आपके लिए हो सकती हैं कि भाई जो जो चीज़ें अपने को देखनी है वो हमें याद करनी है, तो 2-4 बार देखोगे तो हो जाएगा, इतना कोई खास नहीं है। अब हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। ये तो अर्थ हो गए थे इसके। इतिहास की परिभाषा, देखो परिभाषा क्या होती है वैसे। कोई भी विषय वस्तु है उसके मूल तत्व को समझा दिया जाए सरल और स्पष्ट शब्दों में, तो उस उन शब्दों के संयोजन का नाम क्या है? परिभाषा है। यानी किसी विषय वस्तु के मूल तत्व को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जो विधा काम में लेते हैं उसे हम परिभाषा कहते हैं। ये है। किसी विषय वस्तु के मूल तत्व को सरल व स्पष्ट रूप में परिभाषित करने की विधा को परिभाषा कहते हैं। परिभाषा की भी परिभाषा बना दी मैंने, समझ गए? ये भी ध्यान रखना। अब कोई आपको पूछ ले, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअलिटी है, यहाँ पे फिलॉसफी है, दर्शन है, तो यहाँ पे ज्ञान की गंगा बह रही है। आपको पूछ लें कि परिभाषा की क्या परिभाषा होती है, तो आप बताएंगे कि परिभाषा किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आप की जो फंडामेंटल थीम है या मूल तत्व जो है उसका, उसको आपको सरल और स्पष्ट यानी सिंपल और क्लैरिटी जो है उसके अंदर होगी, तो दैट वुड बी कंसिडर एज ए डेफिनेशन। इसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, इसको हम परिभाषा बोलते हैं। तो यही अब हम देखेंगे कि इतिहास को लेकर क्या क्या ओपिनियंस हैं, क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनको हमें देखना है। तो विद्वानों ने, हालांकि चार्ल्स फर्थ जो है उन्होंने एक बात बताई है कि इतिहास की परिभाषा देना मुश्किल है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास को परिभाषित करना कठिन कार्य है, क्योंकि इसकी परिभाषा अलग अलग युग के साथ बदलती रहती है। किसी समय इतिहास ज्ञान की तृष्णा को शांत करने वाला होता था, किसी समय धार्मिक पृष्ठभूमि में धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने वाला हुआ, तो कहीं पुनर्जागरण धर्म सुधार के दौरान ये रूढ़िवादी और जो दकियानुस सोच का जवाब देने के लिए प्रतिगामी जो सोच थी उसके खिलाफ प्रोग्रेसिव या प्रगतिवादी तर्कवादी बुद्धिवादी सोच के रूप में लिखा गया है ना। तो कहीं ये संस्कृतियों के प्रवाह के रूप में लिखा गया, तो कहीं ये जो है मार्क्सिज्म के रूप में लिखा गया, आर्थिक संबंधों को बेस बनाया गया है ना, और कहीं पे इसको
विश्व भ्रातृत्व के साथ जोड़ा गया। तो ये भी हम एक अलग टॉपिक में देखेंगे कि विद कोर्सेस ऑफ टाइम हिस्ट्री का कंसेप्ट है वो कैसे चेंज होता है, कौन कौन से इसमें सिद्धांत आते हैं। इसको थोड़ा सब्जेक्ट कंटेंट से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि इतिहास हमेशा किसी भी युग की आवश्यकता के हिसाब से लिखा जाता है और तदनुसार उसका अर्थ और परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। किसी समय धार्मिक आवश्यकताएं थी तो धार्मिक पुट जो है उसको लिखा गया, किसी समय जो है पुनर्जागरण और धर्म सुधार में तार्किक आवश्यकताएं थी तो उसी हिसाब से लिखा गया, ठीक है ना। और किसी समय जो है भाई जैसे मान लो कहीं पे जैसे उपनिवेशवादी इतिहास लिखा गया, कहीं पे जो है सैनिक इतिहास लिखा गया, कहीं पे आर्थिक इतिहास लिखा गया। तो क्या आपकी नीड है उसी के हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा। संसदीय इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है। तो इतिहास किस एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग मतलब प्रेजेंट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको कंपाइल किया जाता है। आपकी आवश्यकता क्या है उसी के हिसाब से इतिहास को लिखा जाता है, इसलिए उसके अर्थ और परिभाषाएं हैं वो बदल जाती हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। पर्थ ने ये बात कही थी कि इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन हिस्ट्री इन ए पर्टिकुलर वर्ड्स, बट फिर भी इतिहास जो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। पहला है इतिहास कहानी है। ये कहने वाले जी.एम. ट्रेवलियन, हेनरी पिरेन, रेनियर, ये कुछ लोग हैं हुई जूंगा, फ्रेंच एकेडमी, ये हैं। तो इन सब का एक कहना है कि इतिहास एक कहानी है, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जा रहा है एक स्टोरी है, ठीक है। और इसमें सबसे जो खास खास परिभाषाएं हैं वो अपन तीन लोगों की देखेंगे। जी.एम. ट्रेवलियन जो कहते हैं कि इतिहास अपरिवर्तनीय रूप में कहानी है, अतीत जो है उसकी एक अपरिवर्तनीय रूप में कहानी है। मतलब जो भी पास्ट में हो गया है उसको बिना किसी चेंज के एज इट इज प्रेजेंट कर देना स्टोरी के रूप में। वो किसने कहा? वो कहा आपका जी.एम. ऐसे रहेगा, जी.एम. ट्रेवलियन। ट्रेवलियन याद रख लेना, जी.एम. रहने देना। ये जी.एम. ट्रेवलियन का कहना है, ठीक है। इसके बाद की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हेनरी पिरेन जो है, उन्होंने कहा था इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। ये किसने कहा? ये हेनरी पिरेन ने कहा। तो ये बात हजम नहीं होती है सभी का। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अपन कोई भी इवेंट लेते हैं कि जैसे मान लो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने देखा कि महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और भी हमारे लाल बाल पाल और जितने भी हमारे जो उग्रवादी हैं या फिर हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उदारवादी हैं, उनमें कुछ ही लोगों को हमने इतिहास के नायक बनाया है। तो इस हिसाब से, इनके हिसाब से तो सभी लोगों की कहानी है इतिहास।
समाज में रहने वाले सभी मनुष्य के कार्यों की उपलब्धियां और कहानी है। तो महात्मा गांधी के साथ में या सुभाष चंद्र बोस या जो भी क्रांतिकारी थे उनके साथ में और भी बहुत लोग थे जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ये मत था कि समाज में रहने वाले सारे लोगों की कहानी है। तीसरी परिभाषा जो है वो हेनरी पिरेन के बाद में रेनियर की है, और रेनियर ने एक बात कही थी, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मानव मनुष्यों के अनुभव या कार्यों की कहानी है। कहानी तो सभी ने बताई है, और इसको नरेट किया था रेनियर ने। अब इसने क्या कहा है? इसने ये कहा कि सभ्य समाज, यानी अगर कोई जंगल में रह रहा है तो वो लोगों की कहानी नहीं है ये। सोसाइटी जो सिविलाइज्ड है उसमें रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की या कार्यों की कहानी है। तो हम अल्टीमेटली इसमें ये कह सकते हैं कि बेसिकली इतिहास में सब लोगों की कहानी, तो सभ्य समाज में भी हम सबकी नहीं लेंगे। सभ्य समाज का मतलब हम लोग सब सभ्य समाज में ही हैं, बस ऊपर वाले में ये है कि जंगली समाज और सभ्य दोनों को ले लिया है, और नीचे वाले में उनको हटा के केवल सभ्य को ले लिया है। लेकिन हम ये भली प्रकार से जानते हैं कि जो भी इतिहास में हम पढ़ते हैं उसके अंदर कहीं भी आ, हमें अच्छे ढंग से इस बात का पता है कि सबकी कहानी नहीं लिखी जाती है। सोसाइटी, सभ्य समाज के कुछ नायक होते हैं, नेता जिसको हम हीरो बोलते हैं, नायक बोलते हैं किसी भी युग के। वो चाहे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे, 6ठी सदी से पूर्व के थे, महावीर स्वामी थे, अशोक मौर्य थे। तो चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र में हो, दार्शनिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारी लीडिंग करता है। तो यहाँ हमारे समाज के जो नायक हैं, सभ्य समाज के जो नायक या नेता हैं, उनके कार्य व्यापार या उनकी उपलब्धियों की कहानी हम पढ़ते हैं। बेसिकली सबकी नहीं पढ़ते हम। आजकल तो सूक्ष्म इतिहास या माइक्रो हिस्ट्री के नाम से एक ट्रेंड चला है, जिसमें यह है कि भाई जो भी हमारा राजनयिक इतिहास पढ़ा जाता है, राजनीतिक इतिहास पढ़ा जाता है, राजनयिक नहीं, सॉरी, राजनीतिक। तो राजनीतिक इतिहास में हम जो हीरो हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी थे जो साइड कलाकार थे, तो उनको भी इतिहास में जगह दी जाने लगी है। इसे माइक्रो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो अभी 20वीं सेंचुरी का एक नया कंसेप्ट है। उसका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हो, मोस्टली समाज के जो नेता होते हैं उनकी कहानी है। समाज से देश बनता है, तो देश का नेतृत्व करने वाले और समाज का नेतृत्व करने वाले मुख्य लोग या नेता या नायकों की कहानी है। वो कहानी, ये एक परफेक्ट परिभाषा इसकी बनेगी। हालांकि ओपिनियंस जो है वो आप इसमें ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसका जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये ध्यान रखना आपको इसमें। कॉलिंगवुड ने यही बात कही थी। आरजी कॉलिंगवुड जो है, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। और ये मत हमारा किसने दिया? आरजी कॉलिंगवुड ने। ठीक है, लेकिन फाइनली हम क्या कहेंगे इसमें? फाइनली हम यही कहेंगे कि समाज के नायक, और समाज से देश बनता है तो देश के नायक, यानी हमारे समाज और देश के नायकों के
मुख्य जो लोग हैं, उनके कार्यों की उपलब्धियाँ या उनके कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, वो इतिहास है। फाइनली हम इसमें ये कह सकते हैं, क्योंकि सभी का इतिहास नहीं पढ़ा जाता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि इतिहास में समाज व देश के नायकों समाज व देश के नायकों की उपलब्धियों की कहानी है। ये फाइनल डिसीजन हमारा इसमें हुआ है, क्योंकि सभी लोगों को नहीं लिया जाता है इसमें, पूरे समाज का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाज जो है, उसके नेता, और फिर समाज से बनता है देश, तो उसके नेता। तो ये जो नेता नेता हैं या जो नायक हैं, हीरो जिसको हम बोलते हैं, उनकी उपलब्धियां हैं की कहानी है। ये हमारा पहला एक्सप्लेनेशन है इसमें कि वेदर इट इज हिस्ट्री और नॉट ऑफ पास्ट, तो ये डेफिनेटली है ये, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये केवल जो है इस वाले भाग की का नेतृत्व करता है, यानी सोसाइटी के नेता, फिर समाज से देश बनता है तो देश के नेता, यानी यहाँ के नेता, यहाँ के नेता, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी कहानी है, उसका नाम क्या है? इतिहास है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके बाद में इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है अगला। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले चार्ल्स फर्थ आते हैं। चार्ल्स फर्थ ने ये कहा था कि बेसिकली इतिहास जो है वो समाज के विज्ञान का अध्ययन है, यानी इसमें हमारा जो समाज होता है उस सामाजिक विज्ञान है, या समाज के जीवन का, जिसको अपन बोलेंगे इतिहास समाज के जीवन का अध्ययन है। यानी हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, किस तरीके से उसके अंदर प्रगति होती है, किस तरीके से उसमें जो है अवसान होता है, यानी उसकी उन्नति और उसकी अवनति किस तरीके से होती है, समाज में कैसे परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के पीछे कौन से विचार होते हैं, और उन विचारों वो विचार समाज की प्रगति में प्रगति में सहायक हैं या फिर उसकी अवनति में सहायक हैं, यानी उस प्रगति में बाधक हैं या प्रगति में सहायक हैं। इन सब चीज़ों का स्टडी जो है इसके अंदर किया जाता है। तो चार्ल्स फर्थ जो है वो पहला व्यक्ति है जिसने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वो अपन इसके अंदर लिखते हैं। चार्ल्स फर्थ के अनुसार है इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानवीय, यानी मानव के समाज के जीवन का या मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। ये इसमें इन्होंने कहा वर्णन है, इस कंटिन्यूस रख देते हैं इसको, जिसमें समाज के परिवर्तन तथा
परिवर्तनों को प्रेरित करने वाले विचारों का अध्ययन किया जाता है कि वे विचार प्रगति में, वे विचार समाज की प्रगति में सहायक हैं या नहीं है। विचार समाज की प्रगति में सहायक हैं या बाधक हैं। भाई देखो, ऐसा है, सोसाइटी में चेंज होता है, समाज में चेंज होता है। हाँ, वो इतने तीव्र रूप से चेंज नहीं होता है जितना राजनीतिक क्षेत्र में चेंज होता है। कि राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कि मान लो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं कि पहले ये आया, उसके बाद में ये आया। जैसे फ्रांस की क्रांति आप पढ़ते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, नेपोलियन जैसे छोटे से आदमी का उदय होता है, नेपोलियन क्रांति का पुत्र होता है, उसके बाद में क्रांति खत्म हो जाती है, उसको वो समाप्त कर देता है, क्रांति का हंता बन जाता है, फिर वो सम्राट बन जाता है, एक कॉन्सुलेट से लेके सम्राट तक की यात्रा, और उसके बाद में खत्म हो जाता है। फिर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक डोमिनेटेड हो जाता है वहाँ पे, और 1848 तक मेटरनिक है वो। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें 1789 से शुरू होके और कहाँ फिर 1799 तक 10 साल के अंदर फ्रांस का जो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो राजनीतिक परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। और सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे इतने होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि जैसे एक तो ऊपरी सतह पे चलता है, और एक कोई जैसे समुद्र के अंदर आंतरिक धाराएं होती है जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, एक ऊपर लहरें होती हैं जो दिखाई देती हैं। तो राजनीतिक परिवर्तन तो ऊपरी लहरों के समान होते हैं जो लगातार आपको चेंजेस दिखाई देते हैं बहुत फास्ट। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते हैं। सामाजिक परिवर्तन दिखाई इसलिए नहीं देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे वैदिक धर्म जो था उस समय, जो हमारे कर्मकांड थे उनके खिलाफ महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, उन्होंने कितना काम किया, ठीक है। उसके बाद में भक्ति आंदोलन आया, सूफी आंदोलन आया, ठीक है। उसके बाद में मुस्लिम सत्ताएं आई, उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बावजूद भी हमारे समाज में कितने परिवर्तन हुए बताओ। कुछ ऐसी प्रथाएं थी, कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम थे, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो तब से लेके आज तक बने हुए हैं। तो वो परिवर्तन सडनली नहीं होते हैं, यानी विद कोर्सेस ऑफ टाइम रिलीजियस और सोशल स्पीयर जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उस चेंज के पीछे कौन सा आइडिया रहा है, क्या नहीं रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंजेस ये रहा कि भाई जैसे पहले हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़की की इक्वलिटी थी, लेकिन बाद में वो इक्वलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों होती है भाई? तो उसके पीछे कौन सा विचार है? उसके पीछे विचार ये था कि भाई उत्तर वैदिक काल में ये कर दिया गया कि यज्ञ प्रधान हो गए। एक कोई ऐसा रिचुअल आया जिसके अंदर पुरुष की अपरिहार्यता पर जोर दिया गया। तो वहां पे महिला जो है उसका स्थान धीरे धीरे कमजोर हो गया, यानी यज्ञ पे लड़का ही बैठेगा, इसके कारण लड़की की स्थिति कमजोर हो गई। कहने का मतलब हमारी सोसाइटी में जो भी चेंज आया है, इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है जिसमें समाज के परिवर्तन तथा परिवर्तनों को प्रेरित करने वाले विचार जो आइडियाज हैं वो क्या थे, उनका स्टडी किया जाता है। या फिर जैसे मान लो रूस की क्रांति हुई, है ना, तो वहां पे जैसे कोई भी स्तर के ऊपर, जैसे अपन मान लो सामाजिक स्तर के ऊपर जो भी आइडिया पहले डेवलप होते हैं समाज के अंदर, जैसे मान लो वर्ग बने, वट एवर जो भी है, कि जैसे हैव्स हैव नॉट्स, सोसाइटी के जैसे मार्क्स ने कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि सबसे पहले आदिम समाज होगा, फिर उसके बाद में दास समाज होगा, ठीक है, उसके अंदर मालिक और दास होंगे, पहले सब बराबर होंगे, फिर संपत्ति के ऊपर जो अधिकार कर लेंगे वो ये होंगे। तो कहने का मतलब कहीं उत्पादन के साधन आधार बन रहे हैं, कहीं पे कोई रिचुअल आधार बन रहे हैं, कहीं पे कोई और आइडिया, कोई महापुरुष का विचार बन सकता है, कहीं पे कुछ प्रथाएं बन सकती हैं, कहीं पे किसी का इन्वेजन बन सकता है, किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसके आधार पे, जैसे हिंदू धर्म है तो उसके अंदर पर्दा प्रथा का जो चेंजेज आता था, तो वो मुसलमानों के आगमन के साथ में तीव्र गति के साथ में बढ़ता है, क्योंकि मुसलमान जो है वो हिजाब की प्रथा को रखते हैं। तो हिजाब की प्रथा जो है उनके आने से उनके एक सोसाइटी के अंदर एक चेंजेज आया, यानी हमारे यहाँ पर पर्दा प्रथा है वो डेवलप हुई। एक ये भी था कि जो सामंतवाद था उसकी वजह से हमारे सती प्रथा का जो कस्टम है वो डेवलप हो गया। तो कहने का मतलब हर एक चीज जो है उसके पीछे कोई आइडिया होता है
और वो चेंज क्यों होता है, उस आइडिया को जान लेना ही हमारा इतिहास होता है एक्चुअली। तो ये बात आप समझो, हर जगह सब लोग एक ही चीज़ पे जोर दे रहे हैं और वो आपका आइडिया है। तो जब तक आपका आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा तब तक ऐसा है, सारा चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, ऐसा है। हाँ, ठीक है। अब दूसरा इसमें हम देखते हैं, एल राउज कहते हैं। एल राउज के अनुसार भौगोलिक परिवेश या पर्यावरण में रहने वाले भौगोलिक परिवेश या पर्यावरण में समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन, ये है। देखो, राउज ने ये माना था कि कोई भी सोशल चेंज होता है उसके पीछे ज्योग्राफी मैटर करती है। यानी किसी भी जगह का कोई भी इतिहास जो होता है उसके अंदर उसकी ज्योग्राफी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसके हम एनवायरनमेंट को क्योंकि समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करता है और एनवायरनमेंट को चैलेंज के रूप में लेके या तो उसको विजिट कर लेता है या तो उसको छोड़ के पलायन कर जाता है। कोई भी व्यक्ति जैसे लड़ाकू बना, क्यों बना? जैसे मान लो राजस्थान का व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का व्यक्ति, भौगोलिक परिवेश या पर्यावरण काफ़ी टफ है, यहाँ बारिश कम होती है और भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम है। यहाँ पर जीविकोपार्जन के साधन भी काफ़ी निम्न है और पानी की कमी है, बारिश की कमी है, इसलिए उसकी नेचर बहुत टफ हुई। हाँ, नाटक का साक्ष्य मिलने से नहीं होता है। पर्दा प्रथा का साक्ष्य कालिदास के नाटक से मिलता है। इससे पर्दा प्रथा एक कस्टम के रूप में नहीं आई थी, एक ट्रेंड के रूप में वो चीज बहुत ज्यादा डेवलप हुई। जैसे सती प्रथा का साक्ष्य भी हम देखते हैं वैदिक काल में भी मिलता है, लेकिन सती प्रथा जो है वो पूर्व मध्य काल में एक सोसाइटी के अंदर एक सामाजिक तथ्य का रूप लेती है। यहाँ बात साक्ष्य की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आइडियोलॉजी की। कोई भी चीज एक कस्टम कब बनती है और उसके अंदर कोई और चीज भूमिका निभाती है। तो अब कालिदास ने जो अपने ड्रामाज के अंदर अगर पर्दा प्रथा का उल्लेख किया है तो वो देवदासियों के संदर्भ में किया था। और अभिज्ञान शकुंतलम में भी पर्दा प्रथा का उल्लेख है, लेकिन वो केवल सोसाइटी के कुछ एक लोगों में है, ऊपरी स्तर पर है। बाद में ये बहुत बड़े कस्टम के रूप में आई। तो उसके पीछे क्या है, ये है। और कालिदास ने जो किया तो उसमें भी ये है कि एलिट क्लास के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा उसने अलग ढंग से या संभ्रांत रूप से दिखाने की कोशिश की, है ना, ये है। तो लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। ज्यादा ज्यादा ट्रेंड में ये कब आई? पूर्व मध्यकाल में आई। और उसके पीछे मुस्लिम इन्वेजन जो है उसको ज्यादा, या मुस्लिम आक्रमण जो था उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। ये है एक मतलब जनरलाइज ट्रेंड जिसको अपन बोलेंगे, उसकी बात है। भौगोलिक परिवेश या पर्यावरण में समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि मान लो मंगोल हैं, तो मंगोल इतने टफ हैं, कठोर हैं, क्योंकि उनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम है, इसलिए वो लड़ाकू प्रवृत्ति के हो गए। तो मंगोलों का लड़ाकू प्रवृत्ति का होना उनकी ज्योग्राफिकल टफनेस की वजह से है। राजस्थान के लोग टफ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर वाकई विषम अवस्था के अंदर जो है लोगों ने रहना सीख लिया है। तो ये सोशल चेंजेस होते हैं यहाँ पर। जैसे हम और भी जैसे मान लो हमारे जो कॉस्ट्यूम होते हैं उनका निर्धारण भी भौगोलिक परिवेश से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इतिहास का भूगोल, इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, तो इसमें इस चीज़ को भी माना गया था कि जैसे मान लो कि आप विंध्याचल है, तो विंध्याचल में उत्तर और भारत के बीच में कनेक्टिविटी नहीं देता है, इसलिए ना केवल राजनीतिक क्षेत्र में हम एकता महसूस नहीं कर सके बल्कि हम सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग हो गए। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कल्चर है वो मिक्स नहीं हुई। तो
ये भी इसमें मैटर करता है। राउज ने जो बात कही थी कि भौगोलिक परिवेश और पर्यावरण है, वो भी समाज में रहने वाले लोगों के साथ में इंटरेक्शन लोग उसके साथ में करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और उसके बाद में उनके जो सोशल फैक्ट या जिसको हम सामाजिक तथ्य बोलते हैं, या उनके लाइफस्टाइल जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं, या उनका जो भी सोसाइटी का थॉट प्रोसेस वगैरह है वो सब इसमें डेवलप होता है। तो ये भी इसके पीछे एक वजह मानी गई, एल राउज के अनुसार है ये। ठीक है ना? तो ये इसमें आपको देखना है। अब जैसे मान लो कोई भी संस्कृति है, कोई भी संस्कृति है, उसको उसकी भौगोलिक परिस्थिति ने प्रभावित किया है। चाइनीज हो चाहे भारतीय संस्कृति हो, हर संस्कृति को भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया। हमारे चारों ओर समुद्र था, ऊपर की ओर हिमालय है, उत्तर पूर्व में बहुत टिपिकल जोन है, हम निकल नहीं सकते बाहर, ये वाला जैसे इधर हम जा नहीं सकते हैं, इधर दर्रे हैं, तो यहाँ से हम लोग कहीं गए थोड़े बहुत, और तीनों ओर समुद्र है तो हम जा नहीं सके, इसलिए भारत के लोग एक ही जगह रहने वाले बने, ट्रेवलर नहीं बने, ज़्यादा गए नहीं, और थोड़ा यहाँ की ज्योग्राफी फ्रूटफुल थी, यानी यहाँ गंगा यमुना के दोआब हैं, नीचे की तरफ जो है नदियों से सिंचित क्षेत्र है, कृष्णा तुंगभद्रा है, कावेरी है, तो इन सब की वजह से सारी कल्चर जो है वो डेवलप हुई, और हर एक एरिया में वैसी कल्चर डेवलप हुई। जहाँ पे विषम परिस्थितियां हैं वहाँ पे कम लोग रहे, ज़्यादा रही वहाँ पे डेंस ज़्यादा बढ़ी, जहाँ पे बहुत टफ है वहाँ लड़ाकू भी रहे। आज राजस्थान के वीर योद्धा इसलिए है क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत टिपिकल रही है। यहाँ मंगोलिया के एरिया में मंगोल जो थे वो बहुत टिपिकल जोन में रहते थे, इसलिए बहुत लड़ाकू लोग बने। तो चाइनीज हो चाहे इंडियन कल्चर हो चाहे अरेबियन कल्चर हो, यहूदी कल्चर हो, हर संस्कृति को भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अरबी हो, मंगोल हो, वटेवर कुछ भी हो, सबको क्या किया है इसने इम्पैक्टेड, प्रभावित किया है, इनका इस पे प्रभाव रहा है। ये बात जो है इन्होंने कही थी। पिरेन ने एक बात और कही थी कि इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम स्थल है, और इसका अभिप्राय यह है कि इतिहास में हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। इतिहास सोशल साइंस जो है का उद्गम स्थल है। अब सोशल साइंस में सब आते हैं, तो यहाँ से डेवलप होता है, तो इसमें हम हर चीज़ पढ़ते हैं। इतिहास में हम राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ते हैं, सामाजिक पढ़ते हैं, आर्थिक पढ़ते हैं, धार्मिक पढ़ते हैं। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम स्थल है। अतः इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक पक्षों का अध्ययन होता है। ये वाली बात है इसमें, ठीक है ना? जैसे कि हम देखो हर काल में हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति ऐसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, सामाजिक स्थिति ऐसी थी, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है ना? ये वाली बात है। अब इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन है, ये हेनरी पिरेन ने कहा था। इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन है। भाई देखो, हमने देखा कि किसी भी काल में कोई भी सोसाइटी है वो ग्रेजुअली डेवलप कैसे होती है, वैल्यूज के बेस पे या फिर उपलब्धियों के बेस पे, वही बात है।
कुल मिला के मैं ये कहूँ कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के कार्यों की उपलब्धियों का विवरण है, तो कोई गलत बात नहीं है। और ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि परिवर्तन जो है, तो परिवर्तन किस रूप में? विकासात्मक रूप में। यहाँ पर ये परिवर्तन का ही मतलब है, एक्चुअली डेवलपिंग है ये। तो इतिहास जो है, अतीत में व्यतीत मानवीय समाज, यानी मानव का पास्ट में जो सोसाइटी था उसमें कैसा उसका डेवलपमेंट हुआ उसको पढ़ना है। इसलिए सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज के डेवलपमेंट को पढ़ रहा है। और ये बात किसने कही? ये बात कही हेनरी पिरेन ने। हेनरी पिरेन ने ये बात कही थी कि इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। चार्ल्स फर्क ने जो बात कही थी उसी से संबंधित है। समाज में परिवर्तन, ये देखो, ये जो परिवर्तन है ये विकास। अब ये परिवर्तनों को प्रेरित करने वाले विचारों का अध्ययन किया जाता है, जो जो विचार समाज की प्रगति प्रगति ये विकास, एक ही बात में सहायक हैं या बाधक हैं। इसको बेसिकली हमारा मोटिव तो विकास ही होता है, हम अवनति तो नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब एक तरीके से अतीत में जो हमारी सोसाइटी थी उसने क्या डेवलपमेंट किया है उसको पढ़ना इतिहास है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो, कि हमारे समाज ने कौन कौन सा मूल्य कब हासिल किया, क्या क्या वैल्यूज, जैसे कि हम पहले जंगली थे, उसके बाद में हमने बस्तियां बसाना सीखी, फिर हमने पोट्री जो है उसको इनोवेट किया, उसके बाद में हमने लेखन कला का आविष्कार किया, ठीक है ना। उसके बाद में हमने साहित्य का सृजन किया, कलाओं का आविष्कार किया, और सांस्कृतिक पहलुओं का ग्रेजुअली हमने डेवलपमेंट किया। इन सब की स्टडी करना हिस्ट्री है। तो हेनरी पिरेन जो है उसने आज एक बात और कही है, उस बात को भी मैं यहाँ पे दोबारा आपको लाना चाहूंगा। रेनियर से जस्ट पहले देखिएगा, ये रहे, इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्य के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। तो विकास तो तभी होगा ना जब सारे लोग मिलके यहाँ पे काम करेंगे, अचीवमेंट हासिल करेंगे। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये बात यही है जो इसने अब कही है। अर्थात इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों, डेवलपमेंट इसी से तो होगा भाई। आप काम करोगे, अचीवमेंट हासिल करोगे, तो ही क्या होगा? विकास होगा, की कहानी है। ये बात भी हेनरी पिरेन ने कही थी कुछ देर पहले, ठीक है। बस, तो ये दोनों बातें हैं, वो इसमें आ जाएगी। इतिहास सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें ये हमारी इसकी दूसरी डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब है इतिहास ज्ञान है। इतिहास ज्ञान है, इतिहास ज्ञान है। इतिहास हमें उदाहरणों से, अतीत के उदाहरणों से ज्ञान संप्रेषित करता है, हमें आगाह करता है कि आप ये काम करो, ये मत करो। जैसे कि फर्थ ने ही एक बात कही थी, चार्ल्स फर्थ ने, कि इतिहास अतीत के उदाहरणों द्वारा हमें ज्ञान संप्रेषित करता है और हमारे दैनिक जीवन हेतु उपयोगी निर्देश जारी करता है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। यानी अतीत के उदाहरणों से ज्ञान संप्रेषित करता है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वार है या सेकेंड वर्ल्ड वार है, उसके अंदर जो जो लोगों को मारने के लिए जो हथियार काम में लिए गए थे वो इतने विध्वंसकारी थे कि कोई भी राजनयिक जो है वो इन उपकरणों का वर्तमान में समर्थन नहीं करेगा। तो एक तरीके से हमें सीख दे दी है इतिहास ने कि भाई एक्चुअली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक अगर हम और बात करें तो वाल्टर रेले जो थे, वाल्टर रेले ने एक बात कही थी कि इतिहास अतीत के उदाहरणों से हमारा मार्गदर्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपने आप को सिकंदर सानी घोषित किया था, और सिकंदर सानी का मतलब दूसरा सिकंदर। तब उन्हें उनके जो कोतवाल थे अलाउल मुल्क, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप ये नहीं करें, और काजी मुगीसुद्दीन जो थे उनसे भी ये सलाह लेते थे। तो इन दोनों की राय में
अलाउद्दीन ने अपने अभियानों को फिर ड्रॉप किया और उसके पीछे उन्होंने सिकंदर के विश्व विजय के अभियान की असफलता को भी ध्यान में रखा था। तो कहने का मतलब प्रथम सिकंदर जो था उसकी असफलता ने अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बनने से रोक दिया था, ये भी है। और एक सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ, तो आप जैसे मान लो कल गए कहीं किसी रास्ते में और आपके ठोकर लग गई तो आपके नाखून उतर गया, तो आपको अतीत के उदाहरण से ज्ञान हो गया कि भाई यहाँ पे एक पत्थर है जो उखड़ा हुआ है, आप हमेशा उसको साइड में करके चलेंगे। तो दिस इज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। इसलिए इतिहास ज्ञान है। इतिहास अतीत के उदाहरणों या एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ज्ञान देता है, जिससे कि आप वो गलती दोबारा से दोहराए नहीं। समझ गए? तो आपका मार्गदर्शन करता है एक तरीके से। इस तरीके से इतिहास को ज्ञान कहा गया है। कॉलिंगवुड और क्रॉचे जो है उन दोनों ने कहा है कि इतिहास समस्त ज्ञानों का स्रोत है, मानवीय ज्ञान का स्रोत है, ये कह सकते हैं हम। कॉलिंगवुड ने और गोविंद चंद्र पांडे ने यह भी कहा है कि इतिहास अद्वितीय ज्ञान है, असेकेंडरी ज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने को देख लेनी चाहिए। तो अगला सामाजिक विज्ञान के बाद में हम देखते हैं इतिहास ज्ञान है। वर्थ, कॉलिंगवुड, क्रोचे और जीसी पांडे, इन लोगों ने कहा है इसको। वर्थ क्या कहते हैं? अतीत के उदाहरणों से इतिहास ज्ञान प्रेषित करता है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उदाहरण जैसे आप देख सकते हो कि प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को कोई दोबारा दोहराना नहीं चाहेगा। इतिहास ने हमें बताया है कि किस तरीके से मानवता खत्म हुई है, कैसे नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम डाला गया था, तो उस एटम बम को दोबारा से आज तक यूज नहीं किया गया। एंड दिस इज ड्यू टू द हिस्ट्री। वर्थ के बाद में है आपके वाल्टर रेले, ये चार्ल्स पर्थ ही हैं। इनके अकॉर्डिंग ये है, ये लो। दूसरा वाल्टर रेले ने भी ऐसी ही बात कही है। वाल्टर रेले ने क्या कहा? कि अतीत के उदाहरणों से इतिहास हमारा मार्गदर्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिकंदर की विश्व विजय न होने के कारण अलाउद्दीन ने विश्व विजय का ख्वाब छोड़ा था। यानी वो सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर जो है वो नहीं बना, सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर। तो उपाधि इसने ली थी मैं दूसरा सिकंदर हूं, लेकिन बाद में इसने इसको ड्रॉप कर दिया। और इसके पीछे ये उदाहरण था कि सिकंदर जैसा संपन्न व्यक्ति भी विजय हासिल नहीं कर सका है। इसलिए वाल्टर रेले ने कहा कि इतिहास है वो एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें इन सब चीज़ों से रोक देता है। तो ये वाली बात भी ठीक है, सही बात है।
और एक नॉर्मल लाइफ के अंदर हम जनरली पढ़ते ही हैं कि जब भी हम ठोकर खाते हैं तो हम उस रास्ते से हम दोबारा नहीं जाते हैं। ठीक है। हॉलिंगवुड एंड क्रोचे। इतिहास का ज्ञान समस्त मानवीय ज्ञान का आधार है या स्रोत है। ठीक है, हिस्ट्री का जितना भी नॉलेज होता है वो ह्यूमन नॉलेज जो है उसका बेस है, क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री मनुष्य की है और मनुष्य की उपलब्धियों की कहानी है एक्चुअली, हम देख ही रहे हैं। कॉलिंगवुड ने एक बात और कही थी। कॉलिंगवुड और जीसी पांडे, गोविंद चंद्र पांडे, ये गोविंद है, गोविंद चंद्र पांडे। इनके अनुसार क्या है, अ, इतिहास अद्वितीय ज्ञान है जिसके समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। ए सेकेंडरी नॉलेज, इतिहास अद्वितीय ज्ञान है। तो ये बात जो है हमारी इतिहास के ज्ञान के रूप में, तो इतिहास कहानी है, इतिहास सामाजिक विज्ञान है और इतिहास ज्ञान है। ये तीन चीज़ें हमारी इसके अंदर हो गई हैं। और इसके बाद में अगला हम देखते हैं, संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अगला कोटेशन है, संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। और इस बात को कहने वाले कोई और नहीं है बल्कि हैं कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड ने कहा था कि समस्त इतिहास विचार प्रधान इतिहास है या विचारों का इतिहास है। और इसका मतलब उनका इतना ही था कि हम जो भी इतिहास में पढ़ते हैं वो बेसिकली अतीत की घटनाओं के पीछे मनुष्य के विचार जो हैं वो हैं। यानी हम अतीत के नायकों के जो विचार हैं या उनके अनुभव हैं उनका पुनर्विधायन करते हैं। यानी कॉलिंगवुड ने कॉलिंगवुड का एक स्टेटमेंट और भी है कि अतीत के अनुभवों का पुनर्विधायन जो है वो इतिहास है। पुनर्विधान का मतलब होता है उन्हें पुनर्जीवित करना, उन्हें दोबारा से लाना। जैसे मान लो कोई भी घटना हुई फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पीछे आइडिया होता है, विचार होता है। तो कहने का मतलब हम विचारों का अध्ययन करते हैं, ना कि घटनाओं का अध्ययन। इसलिए हमें समस्त इतिहास को विचार प्रधान या विचारों का इतिहास उन्होंने कहा। लेकिन इसके पीछे प्रोफेसर वाल्स ने एक ऑब्जेक्शन किया था कि मनुष्य के आइडिया, विचार या उसकी बुद्धि ही अगर सारी सब कुछ इतिहास होता है तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं सोचता उसके बावजूद भी हो जाती हैं। जैसे आकस्मिकता के कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने कहीं नहीं सोचा था कि वो हारने के लिए ये योजनाएं बना रहा है। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो कभी नहीं हारता, कोई भी सिकंदर कभी नहीं हारता, उनके विचार में तो जीत ही थी। भाई वो हारना थोड़ी चाहते थे, लेकिन फिर भी परिस्थितियों की वजह से हार गए। जैसे कि मान लो नेपोलियन है वो रशियन जो ठंड थी उससे समाप्त हो गया। इसके अलावा हिटलर जो था उसकी सेनाएं भी हैं वो रशिया के अंदर समाप्त हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाएं जो हैं वो आपके जो है कराची अभियान में नष्ट हो गई। तो कहने का मतलब कुछ बाढ़ है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप या देवीय प्रकोप या कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल कैलामिटीज, सुनामी वगैरह, जो हमारे विचारों से इतर होती हैं। ठीक है। तो समस्त इतिहास विचारों का इतिहास नहीं होता है, इसके ऊपर सीमा होती है, बाढ़ आदि इन सब की। तो ये दोनों बातें हैं। तो कॉलिंगवुड ने जो बात कही थी उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा सारा इतिहास विचार प्रधान है, जो अतीत की
घटनाओं या कार्यों या उपलब्धियों के पीछे के विचारों को पुनर्जीवित करना है। हमारा सारा इतिहास विचार प्रधान है, जो अतीत की घटनाओं या कार्य उपलब्धियों के पीछे के विचारों को पुनर्जीवित करना है। अर्थात इतिहासकार अतीत की घटनाओं के पीछे के विचारों को अपने मस्तिष्क में पुनर्जीवित करता है। ये कॉलिंगवुड ने कहा था कि हम लोग जो भी करते हैं वो क्या करते हैं कि घटना कहाँ पे हो रही है, अतीत में, और हम उसको दोबारा से उसका रीबर्थ कहाँ हो रहा है, हमारा हमारे माइंड में हो रहा है। इसका मतलब समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, घटनाओं का नहीं है। तो हमें घटनाओं के बजाय विचारों का अध्ययन करना चाहिए। अतः घटनाओं के पीछे नायकों के विचारों का अध्ययन होता है। तो ये विचारों का पुनर्जीवन है, एक तरीके से अपन ये कहेंगे। और एक कॉलिंगवुड ने एक बात भी कही थी कि हमारा अतीत जो है उसके अनुभवों का पुनर्विधायन इतिहास है। यानी अतीत में जो हम लोग जो भी हमने एक्सपीरियंस किए थे वो सारी चीजें, वो क्या है, हाँ, ये भी मैं कोटेशन आपको लिखा देता हूँ। अतीत के अनुभवों, जो विचारों में जैसे होते हैं, अनुभवों का पुनर्विधायन यानी पुनर्जीवन है ये। अतीत के अनुभवों का पुनर्विधायन ही इतिहास है। ये भी कॉलिंगवुड का है। ये है। तो कुल मिला के हम जो भी चीज पढ़ते हैं, हम आइडियाज पढ़ते हैं, और आइडियाज को ही हमें काम में लेना चाहिए, क्योंकि घटना को हम दोबारा से जिंदा नहीं कर सकते। घटना जो भी घटित हो गई है उसका आप रिप्ले नहीं देख सकते हो, जैसे हम साइंस में देख सकते हैं। ऐसा इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि वो घटना कभी नहीं होगी। जो व्यक्ति मरा है या जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया है और जहाँ पे जो उपलब्धि हासिल की है, वो मोमेंट कभी दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उस घटना के पीछे आइडिया क्या था वो जिंदा रह सकता है। और इसलिए उसको आप पुनर्जीवित कर लो अपने दिमाग में, और इसलिए आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में जो भी आइडिया बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपके अतीत का एक सजीव चित्र बनेगा। इसलिए कॉलिंगवुड ने कहा था कि हमारे मस्तिष्क में जो अतीत है वो सजीव अतीत है, वो मृत अतीत नहीं है। ये बात किसने कही थी? कॉलिंगवुड ने कही थी। और ऐसी बात एक और कही थी रेनियर ने, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मानवों की
मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है, ये रेनियर ने कहा था। तो यही बात है लगभग, ये दोनों इस मामले में ऐसे आ रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ है प्रोफेसर वाल्स। प्रोफेसर वाल्स ने इसका खंडन किया है। अतः घटनाओं के पीछे नायकों के विचारों का अध्ययन इतिहास में होता है। क्यों होता है भाई? विचार जो होते हैं ना, विचार ही कार्यों या घटनाओं के प्रेरक होते हैं, ये बात थी। प्रोफेसर वाल्स ने इसका खंडन किया तथा भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आदि मानवीय विचारों के विरुद्ध इतिहास निर्माण में सहायक हो जाते हैं। ये बात सही है भाई। देखो, अगर सारा इतिहास विचारों का इतिहास होता तो मोहम्मद बिन तुगलक के विचार जीतने के थे, उसकी योजनाएं फायदेमंद थी उसके अकॉर्डिंग, उसके आइडियाज में, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे दोआब में अकाल पड़ गया, ठीक है, कराची अभियान में जो है उसकी सेना एक बर्फीले तूफान में नष्ट हो गई। हो गया कि नहीं हो गया? तो उसका विचार तो क्या था? उस घटना के पीछे महानायक का विचार जीतने का था, लेकिन वो नहीं जीत पाया, वो इतिहास नहीं बन पाया जो विचार था। तो बना कैसे? उन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, उन देवीय परिस्थितियों की वजह से जो उसके बस में नहीं थी। इसलिए इतिहास में सारे विचार ही घटनाओं का नियंत्रण नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी उसको कर सकती हैं। ये खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं पे भूकंप आ गया हो, कहीं पे बाढ़ आ गई हो, अतिवृष्टि आ गई, अनावृष्टि हो गई, या कोई और ऐसी कैलामिटी हो गई जो आपके बस में नहीं है, तो डेफिनेटली आप वो इतिहास नहीं बना सकते हो जो विचार आपने या जो एक्सपीरियंस आपने वहां पे करना है या एक्सपीरियंस करने के आप इच्छुक हो। इसलिए देवीय प्रकोप जो है वो मानवीय विचारों को सीमित कर देते हैं। तो इस इसलिए अपन ये कह सकते हैं ऐसा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की उपलब्धियां जो है वो उसके विचारों से निर्धारित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो उसकी उपलब्धियों को सीमित कर सकती हैं। इसलिए उसके विचारों के साथ साथ कुछ देवीय शक्तियों का भी उसमें योगदान हो जाता है। इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि समस्त इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास होता है। अब है संपूर्ण इतिहास, समसामयिक इतिहास होता है। संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। देखो, अतीत है और ये वर्तमान है, यानी ये हम समसामयिक में खड़े हैं। तो इसके अनुसार जो इटालियन हिस्टोरियन है क्रोचे, उन्होंने ये बात कही थी, ये क्रोचे के अकॉर्डिंग है। ये बात किसने कही? क्रोचे ने। तो उन्होंने कहा कि इतिहासकार यहाँ पे है, ठीक है, और इतिहासकार अतीत में अतीत को वर्तमान की दृष्टि से लिखता है। यानी वो उस अतीत का वर्णन नहीं करता है जो वास्तव में घटित हुआ था, बल्कि वह उस अतीत को वर्तमान के हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करता है। यानी अतीत की वही घटनाएं
इतिहास में लिखी जाती हैं वो जो वर्तमान का आधार होती हैं। अर्थात इतिहास का लेखन वर्तमान दृष्टिकोण से किया जाता है, ना कि अतीत के दृष्टिकोण से। जैसी एक्चुअल में घटित हुई थी उसके हिसाब से इतिहास को ना लिख के सारे इतिहास को वर्तमान के दृष्टिकोण, वर्तमान की आवश्यकता, वर्तमान की रुचियों के हिसाब से लिखा जाता है। इसलिए हम ये क्यों ना कह दें कि वर्तमान का आधार है वो अतीत है, और वही अतीत वर्तमान में जगह ले सकता है जिसको वर्तमान में लोग पढ़ना चाहते हैं या जिसको हम लिखना चाहते हैं। इसलिए समस्त इतिहास जो है वो क्या है? समसामयिक इतिहास है, अर्थात वो कंटेम्परेरी हिस्ट्री है। ये क्रोचे का कहना है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि केवल वर्तमान कालिक जीवन में अभिरुचि से अतीत का अनुसंधान का प्रेरित किया जाता है, इसलिए हम इसको इस श्रेणी में रखते हैं। क्रोचे के अनुसार वर्तमान ही हमें अतीत के अनुसंधान हेतु प्रेरित करता है। अर्थात इतिहास में अतीत की उसी घटना को स्थान मिलता है जो वर्तमान आवश्यकता व रुचि के अनुसार होती है। अतः अतीत का अतः अतीत की उसी घटना को इतिहास में लिखा जाता है जो वर्तमान का आधार होती है। अर्थात इतिहासकार अतीत का लेखन वर्तमान या समसामयिक दृष्टिकोण से करता है। ये बात है। तो उसने कहा कि भाई एक्चुअली देखा जाए तो इतिहास का आधार वर्तमान है, ना कि अतीत। इसीलिए सारा इतिहास समसामयिक इतिहास है। यहाँ पे हिस्टोरियन की चॉइस, इस युग की आवश्यकता, वर्तमान में इसकी रुचि, क्या कुछ लिखा जा रहा है, तो एक्चुअली फिर हम वही चीज काम में लेंगे अतीत से जो वर्तमान को जस्टिफाई करे, वर्तमान की रुचियों के अकॉर्डिंग हो, तो फिर हम अतीत से उस चीज को लेके वर्तमान में उसको हम करें। दूसरी बात ये भी है कि अतीत की कोई भी घटना या उसका जो फैक्ट है, तथ्य है, उसको यहाँ पर अगर अपन प्रूव करते हैं तो उसके प्रमाण वर्तमान में मौजूद हैं। यानी आप इतिहास में कोई भी बात आज आप लिखने जा रहे हो तो उसका प्रमाण या एविडेंस है वो वर्तमान में मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब इतिहास की व्याख्या जो है वो भली प्रकार से करने से पूर्व है, आप उसको जांच परख लेंगे तो तथ्य की जो तथ्य को प्रूव करने का जो साक्ष्य है या अतीत का कोई भी इवेंट है उसका जो साक्ष्य है उसको प्रमाणित करने का, वो वर्तमान से है। तो इसलिए भी हम ये कहते हैं कि जब इतनी बड़ी चीज है वो भी वर्तमान से है, फिर वर्तमान की प्रेरणा से इसको लिखा जा रहा है, वर्तमान की आवश्यकता से लिखा जा रहा है, वर्तमान की रुचि से लिखा जा रहा है, लिखने वाला वर्तमान का है और लिखा भी वही जाएगा जो वर्तमान में एक जरूरी हो, और इसके प्रमाण या साक्ष्य भी वर्तमान के हैं, तो क्यों ना कह दें कि इतिहास जो है वो समसामयिक है। इतिहास को प्रमाणित करने वाले प्रमाण या साक्ष्य वर्तमान के होते हैं। भाई आपके पास में कोई भी सिक्का अभी प्रेजेंटली मौजूद होगा तभी वो एविडेंस के रूप में काम आएगा। ठीक है,
या कोई चीज वो अब होनी चाहिए आपके पास में, चाहे वो पहले की क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि इसके एविडेंस भी हमारे पास प्रेजेंट में होने चाहिए, तभी वो इतिहास की पुरानी बात है वो प्रूव हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी बात आप कह रहे हो, तो उसके पक्ष में आप एविडेंस दो, तो उसके एविडेंस आप प्रेजेंट में दे रहे हो, चाहे एविडेंस पुराने हैं वो मसला नहीं है, लेकिन आप उस बात को, अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस अभी दे रहे हो। अभी अभी अगर आपके पास में कोई बात एविडेंस नहीं है तो वो इतिहास नहीं होगी, बात सीधी सी है। इतना ही इनका कहना था कि समस्त इतिहास जो है वो क्या है, विचारों का इतिहास है, बस इससे ज्यादा कोई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं था इस मामले में। ये है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक कड़ी है। अगला हमारा है इतिहास हिस्ट्री इज ए ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में कड़ी है। ठीक है, हमने इसकी एक परिभाषा देखी थी जॉन डीवी की, और ये तो मैंने आपको समझाया भी है कि हम अतीत का अध्ययन या अतीत पर निष्ठा अतीत के लिए नहीं, अपितु सुसंपन्न व सुरक्षित वर्तमान के लिए इसलिए करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। ठीक है, ये बात जॉन डीवी ने कही थी। तो वहीं पे राके का एक स्टेटमेंट है जिसको जीपी गूच ने कोट किया था, और उसने कहा था कि इतिहास इतिहासकार का अतीत का वह निर्णय है जो वर्तमान को प्रशिक्षित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। ये राके ने कहा था। तो ये बात मैंने आपको बता दी है पीछे डायग्राम बना के पूरा, कि अतीत का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि इतिहासकार करवाता है हमें ब्रिज बना के, ताकि हम लोग का वर्तमान है वो सुरक्षित और संपन्न हो और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। ये बात हम पीछे कर चुके हैं जॉन डीवी की। और इसके बाद में हम अगला इसमें देखते हैं एक बात, जो राके की बात थी उसको जीपी गूच ने कोट किया था, और कि इतिहासकार का अतीत का वह निर्णय है जो वर्तमान को प्रशिक्षित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। तो बहुत ही फेमस कोट है राके का, जेपी गूच ने इसको कोट किया था कि इतिहासकार का अतीत का वह निर्णय है जो हमारे प्रेजेंट को ट्रेंड करता है, प्रशिक्षित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। तो ये बात भी हमारी अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली है, का ब्रिज बना रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके ईएच कार ने कही थी। ईएच कार ने क्या कही थी कि इतिहास तथ्य
व इतिहासकार के मध्य अविच्छिन्न अंत्यक्रिया है, अर्थात और अतीत व वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है। एक्चुअली उसने ये बात इसलिए बताई थी कि तथ्य जो होते हैं वो अतीत के होते हैं और इतिहासकार जो होता है वो वर्तमान का होता है। ठीक है। इतिहासकार ने कहा था कि तथ्य खुद नहीं बोलते हैं, उन्हें बुलवाना पड़ता है और ये बुलवाने का काम इतिहासकार करता है। यानी इतिहासकार क्या करेगा? व्याख्या करेगा, व्याख्या। तो इसलिए इसे अपनी पसंद से तथ्यों को चूज करना है। जैसा मैंने बताया था कि मछली का जो जाल है उसके ऊपर बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं, तो ये बहुत सारी मछलियां जो हैं वो तथ्य हैं और इतिहासकार कौन है यहाँ पे? ये मछुआरा है। तो तथ्य और इतिहासकार के बीच अविच्छिन्न, कभी समाप्त नहीं होने वाली अंत्य क्रिया है। यानी ये लेता रहेगा अपनी जरूरत के हिसाब से, ये लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, ये अनथीन एंडलेस है। क्योंकि इस युग में इस इतिहासकार ने लिया, अगले युग में कोई और लेगा, फिर कोई और लेगा, फिर कोई और लेगा। इसलिए ये सदैव जो है अतीत और वर्तमान के बीच एक अनथीन संवाद चलता रहेगा और ये अपने हिसाब से इन तथ्यों को या मछलियों को उठा के ले जाके अपने बर्तन में अपने हिसाब से व्याख्या का मतलब होता है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि पढ़ने वाला समझ सके। केवल सूचनाएं होंगी तो आप समझ नहीं सकते हो। सूचना तथ्य होती है एक तरीके से अतीत काल की कोई भी घटना जो इवेंट हुई है आपकी, जो कोई भी घटना है, उपलब्धि है, कार्य है, वो सब तथ्य हैं। उसमें से कौन सी चीज आपको यहाँ लेनी है इतिहास में लिखने के लिए, वो आप अपनी पसंद से लेंगे। और फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसमें वस्तुनिष्ठ रहें, लेकिन जैसी भी आपने ली है फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर पाठकों को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे मछुआरा मछली लाता है और फिर उसको घर ले जाकर विभिन्न डिशेस के साथ में बना के परोसता है खाने वाले को। इसलिए यहाँ खाने वाले की जगह इतिहासकार है, पाठक है इतिहास का, और बनाने वाला मछुआरा है और चूज करने वाला भी मछुआरा है और तथ्य अतीत के हैं। तो इनके बीच में ये प्रोसेस जो है एंडलेस फॉर्म में हमेशा चलता रहेगा। ये इनका जो है इस कहना था। इसका EH कार का व्हाट इज हिस्ट्री के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा ये लिखा था। और हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ 19th सेंचुरी JP गूच ने लिखी थी। हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ, छोटा लिख देता हूँ, 19th सेंचुरी। ये बुक है इनकी, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ 19th सेंचुरी। और EH कार जो है इनकी बुक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ये लो, ठीक है। तो एक जॉन डिवी का मैंने लिखवा दिया, एक इसका लिखवा दिया, एक आप इसमें एक्टन का और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है उसकी। एक्टन ने कहा था कि भविष्य का मार्गदर्शन या भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने वाले समस्त अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो इतिहास में किया जाता है, लेकिन उसका बेस जो है वो साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं, कोई निश्चित बात होती है। वो लॉर्ड एक्टन ने इसमें कहा था, जिसका आधार व्यक्तिगत विचार नहीं होता बल्कि प्रमाणिक तथ्य होते हैं, उसको इतिहास कहते हैं।
भविष्य को मार्गदर्शित करने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन भविष्य का को मार्गदर्शित करने वाली अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। जो घटनाएं प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित होती हैं। लॉर्ड एक्टन, ये एक्टन का स्टेटमेंट है जो इन्होंने कहा था इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एक एविडेंस और हो गया है कि इतिहास जो है वो क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच में एक ब्रिज है, एक सेतु है। ठीक है ना। इतिहास शिक्षाप्रद भी है और अपन ये भी कह सकते हैं कुछ एक, जैसे स्पेंगलर ने एक बात कही थी कि जीवन जो है वो अपनी आंतरिक प्रवृत्ति और मौलिक प्रेरणा से लगातार विकास की जिस प्रक्रिया में है उसे इतिहास कहते हैं। जीवन निरंतर अपनी आंतरिक प्रेरणा से विकास की प्रक्रिया में है, इसे इतिहास कहते हैं। ये आपके स्पेंगलर का कथन था। ठीक है, तो लगातार जो है अपने इंटरनल इंस्पिरेशंस से डेवलप कर रही है हमारी लाइफ, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी हिस्ट्री। ये स्पेंगलर के द्वारा कहा गया है। और इसके अलावा जैसे अपन ये बात कहें कि एक रेनियर ने भी कहा था कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए या आत्मसंतोष के लिए याद करता हूँ। संपूर्ण अतीत, इसको आप स्पेशल में ले सकते हो। संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है। ये अतीत वाली कंसेप्ट में नहीं रहेगी, ये अलग से देख लेना। अतीत वाली में ये जोड़ देता हूँ, ये कंटिन्यूस है, ये स्पेशल नोट है, ये 9वीं अनुसूची में आ गया है, इसको आप अलग से देख लेना। संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है, मैं इसे अपनी आत्मसंतोष हेतु स्मरण करता हूँ। इसका मतलब संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है। मेरा कौन है? इतिहासकार है। तो मेरा वर्तमान में है और अतीत पास्ट में है। तो संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है, ये मेरा अपना है और मैं उसे अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि या संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। ये किसने कहा? ये इन्होंने कहा है, रेनियर ने। ये है। तो ये इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है वो आपकी हुई हैं। और इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, ये कहा राधा कृष्णन ने। ये किसने कहा? राधा कृष्णन ने कहा। तो समस्त मतलब हमारा जो हिस्ट्री है वो राष्ट्र की स्मरण शक्ति का नाम है। तो ठीक है ना। तो इस तरीके से इतिहास की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और इसका अर्थ है वो हमने देख लिया है कि ये सामाजिक विज्ञान है, ये ज्ञान है, ये शिक्षा है। इतिहास शिक्षा है, ये भी इसमें एक है कोटेशन।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली एक हेनरी फोर्ड नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री जंक, इतिहास बकवास है। और उसके खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने कहा था कि इतिहास विवेकपूर्ण है। हालांकि उसने कभी विवेक का काम नहीं लिया, उसने सीखा नहीं कुछ भी, और वो गलतियां दोहराता रहा। और हीगल जो था, उसने ये कहा कि इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि इससे कोई सीख नहीं लेता है। ठीक है, ऐसी वाली बात है। और फर्क जो थे, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो ज्ञानदायी है, शिक्षादायी है, विज्ञान की तरह उपयोगी है। तो ये कुछ और बातें हैं जो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और वीडियो के माध्यम से आप नोट कर लेना। कोई बहुत बड़ा इश्यू इसके अंदर नहीं है। मैं लिख देता हूँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा। इतिहास बेकार है। हेनरी फोर्ड, ये यूएसए के हैं, ये खुद भी बेकार ही थे। जब अमेरिका की कोई हिस्ट्री नहीं थी उस समय उन्होंने कहा हिस्ट्री जंक, इतिहास बेकार है। और इतिहास विवेकशील है। नेपोलियन, इतिहास से एक सीख मिलती है कि इससे कोई सीख नहीं लेता है। इतिहास विज्ञान की तरह उपयोगी, अर्थपूर्ण व शिक्षादायी है। ये फॉर्थ ने कहा था। ये सारे कोटेशन आप एक में ले सकते हो, और उसका नाम है टॉपिक का इतिहास शिक्षाप्रद है। इसमें ले सकते हो आप। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये काम हो गया है। हाँ, और नेक्स्ट क्लास जो है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।